Hello friends, welcome to Income Tax Gurukul. So today we are going to discuss two topics. One is the property held as stock in trade. That is the first one, and second one will be the when the house property a portion is let out and portion is self-occupied. तो उसमें taxation कैसे करना है? So we are nowadays learning about taxation of various cases, various this thing practical problem we are doing और उसके हिसाब से ही हम पूरा चैप्टर अब कर रहे हैं. तो देखो फर्स्ट विल डू अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं तो देखो दोस्तों क्या होता है. मान लो कि एक किसी ने एक प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना दी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी बिल्डर ने, और वो बिल्डिंग बना के उसमें बहुत सारे उसने फ्लैट बना दिए. ये मैंने शायद आपको पहले भी डिस्कस किया हो. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो, ये आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि उसने कि बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बना दिए. और ये फ्लैट कितने हैं बेटा? ये फ्लैट है, मान लो कि 40 फ्लैट का एक एक बिल्डिंग बनाई उसने. 40 फ्लैट में से उसके क्या हो गया कि जो 30 फ्लैट्स थे ना वो तो बिक गए बिल्डिंग के बनाने के बाद ही. वो 10 फ्लैट है ना वो बिके नहीं, जबकि उसका रेंट पे देने का कोई बिजनेस नहीं है एज सच, ये सोल्ड नहीं हुए. ठीक है, तो अब क्या करें? तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. मान लो कि 10 फ्लैट का सर्टिफिकेट मिला था हमें कंप्लीशन का 2016, मान लो कि जून 6 जून 2016 को. तो अब इसका एंड कब होगा इस फाइनेंशियल ईयर का? इस फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा बेटा 31/3/2017 में. अब इसके बाद 2 साल और ऐड कर दो इसमें +2. तो +2 ऐड करोगे तो 31/3/19, आई मीन 18-19 तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. लेकिन 18-19 के बाद 19-20 और 20-21-22 मतलब बाकी आने वाले सब सालों के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा. अरे टैक्स क्यों देना पड़ेगा? यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे टैक्स क्यों देना पड़ेगा जबकि हमने तो इसको कहीं पे, हमने कोई रेंट नहीं आ रहा, हमें कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, बस ये हमारे पास अनसोल्ड है. इसी को बोलते हैं बेटा कोई भी स्टॉक इन ट्रेड अगर अनसोल्ड रहता है, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड अगर अनसोल्ड रहता है, जिसको सेल ही नहीं हुई, तो उस स्टॉक इन ट्रेड, अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर भी यू हैव टू पे द टैक्स एंड दैट इज कॉल्ड द नोशनल इनकम. जो नोशनल रेंट रहता है या नोशनल रेंट रहता है वही इसको बोलते हैं. तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ. चलो रफ नहीं करता, ऐसे बता देता हूँ आपको. ठीक है, in some case property consisting of any building or land there may be held as stock in trade, or whole or any part of the property may not be let out during the whole or previous year. In such case the annual value of such property is nil. ठीक है, शुरू के केस में जब प्रॉपर्टी लेट आउट ही नहीं है तो उसको क्या मान देंगे? नील. लेकिन ये बेनिफिट है ना, will be available for the period up to 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of property is obtained from the competent authority. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बिल्डर ने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उस बिल्डर को वो प्रॉपर्टी सेल करनी ही पड़ेगी. सेल करनी ही पड़ेगी. कब तक? 2 साल के अंदर ही इसको सेल करनी पड़ेगी. उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद से 2 साल. तो 2 साल में वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो बिना उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किए ही हैज टू पे द नोशनल रेंट के ऊपर ही हैज टू पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ही हैज टू पे. दैट इज द थ्योरी. तो जब भी कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर या कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको स्पेसिफिकली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो आपका क्लाइंट है तो उसको बताने की जरूरत है कि विद इन 2 इयर्स आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद से 2 इयर्स के अंदर यू हैव टू सेल ऑल द प्रॉपर्टी, अदरवाइज यू हैव टू पे द नोशनल रेंट.
देन क्वेश्चन विल अराइज कि सर नोशनल रेंट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक्चुअल में तो रेंट कुछ है कोई नहीं, तो इस केस में एक्सपेक्टेड जो रेंट होगा उसको ही हम ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, उसी को हम क्या मान लेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू, और उसके हिसाब से हम पूरा टैक्सेशन का बेनिफिट वहां पे, टैक्सेशन का बेनिफिट वहां पे मिलेगा नहीं, यू आपको पे टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स। होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जब भी किसी हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन अगर लेट आउट करते हैं और कुछ पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं, देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। देखो कुछ भी नहीं है, अगर जैसे मान लो कि एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी में, एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपने, जैसे ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसका कुछ पोर्शन आपने टैक्सेशन के लिए दे दिया, और कुछ पोर्शन टैक्सेशन, आप कुछ पोर्शन तो आपने रेंट पे दे दिया, ये वाला पोर्शन मान लो कि आपने ऊपर 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर, ये ऊपर रेंट पे दे दिया, और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये आपने ऑक्यूपाई किया, तो यहाँ पे टैक्स कितना करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं बेटा, जो पूरी प्रॉपर्टी होगी, जो म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगी, उसको आप 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। 2 भाग कितना, अगर मान लो कि ये 50% है, 50-50 इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे। ये 40% एरिया है, ये 60% एरिया है, तो इसको 60-40 में डिवाइड कर देंगे। तो कितना सेल्फ ऑक्यूपाइड की किसने, तो आपको पता है कि जीएवी कितनी आएगी, मिल आएगी, ठीक है। बट जो रेंट वाला पोर्शन है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट उसने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, कुछ पार्ट उसने, ऐसा होता भी नॉर्मली आज के टाइम जो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ऐसे मोस्टली ज्यादा केस में होते हैं। जो भी फैमिली रहती है वो कई बार क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपने जो रेजिडेंस का कुछ पार्ट वो रेंट पे दे देते हैं, किसी किराएदार रख लेते हैं। तो उस केस में जो म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगी या फिर रेंट रहेगा, और जो भी म्यूनिसिपल टैक्स भी है, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स है उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। म्यूनिसिपल टैक्स को जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो पोर्शन रहेगा उसका टैक्स उसमें आ जाएगा, बाकी का टैक्स जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया उसमें, तो हर चीज को उसके रेशियो के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी इनकम अगर any portion or any property which is let out shall be computed separately, सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये लेट आउट के हिसाब से, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से, ठीक है। देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी सिंगल यूनिट, पूरी प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट नहीं मानेंगे इसको, जितनी भी अगर आपको 2 भाग में, तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट अगर सेपरेटली नहीं दिया, कई बार तो कहते हैं सेपरेटली वही रेंट वाली का इतना है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का इतना है, बट अगर सेपरेटली नहीं दिया तो इट शुड बी अ पोर्शन, इसको डिवाइड करना पड़ेगा लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में, इधर प्रिंट टू एरिया बेसिस, जो बिल्ट अप स्टोर, जो बिल्ट अप फ्लोर रहता है उसके हिसाब से, या फिर कोई भी रीजनेबल बेसिस होना चाहिए उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स, इफ गिवन प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स, तो कंसोलिडेट बेस पे दोनों का ही दिया आपने म्यूनिसिपल टैक्स, उसको भी बाइफरकेट करना पड़ेगा और एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फ्लोर वाला और रीजनेबल बेसिस पे उसको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो प्रैक्टिकल कर लेंगे तो उससे पूरा हमें समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ एक हम अपना जो डायग्राम है वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक ऐसे हमने एक टाइमलाइन बना ली है। चलो, प्रेम ऑन ए हाउस, प्रेम के पास एक घर है इन मद्रास में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, तो कौन से साल की बात कर रहा है भाई, प्रीवियस ईयर 21-22, ये लिख लो। जो प्रीवियस ईयर है वो है 21-22, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे लिख लो साथ के साथ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की है वो है 2/3 बेटा, 2/3, एक पूरे घर का 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और तो लेट आउट कितना, लेट आउट होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी होगी 1/3 ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आ गया। रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लेट आउट कर दिया एट रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ, तो यहाँ पे लिख लो कि एक्चुअल रेंट है वो 8,000 पर मंथ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू की। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 3 लाख। अब देखो यहाँ पे लिखो म्यूनिसिपल वैल्यू, और वो कितनी है, 3 लाख। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है ना, पूरी प्रॉपर्टी की दे रखी है, तो प्रॉपर्टी की दे रखी है ना, तो म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पे 1 मिनट के लिए लिख लो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है
और ये है लेट आउट प्रॉपर्टी। इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, 1/3 है ना, 3 का तो एक हिस्सा आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू तो कितनी आ गई 1 लाख, और यहाँ पे कितनी आ गई 2 लाख। ठीक है बेटा। उसके बाद फेयर रेंट कितना दे रखा है 2,70,000। फेयर रेंट कितना है 2,70,000। इसको भी डिवाइड कर लो। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 90,000, और ये कितना आ जाएगा 1,80,000। ये है आपका फेयर रेंट। फेयर रेंट के बाद स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्या है भाई, स्टैंडर्ड रेंट कितना, स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000। तो एक का तो कितना आ जाएगा बेटा 1,10,000, और दो का कितना आएगा 2 लाख, सॉरी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना आएगा 2,20,000। ठीक है 2,20,000। उसके बाद उसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर उसने 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किया। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 3 लाख। तो म्यूनिसिपल जो टैक्स रहेगा बेटा वो 3 लाख का कितना 10%। तो 3 लाख का 10% कितना आ गया 30,000। अब 30,000 में से जो म्यूनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो 2/3 और लेट आउट के लिए 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 10,000, और 2/3 में कितना आएगा बेटा 20,000। ये आप सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है। उसके बाद लोन लिया उसने 25 लाख का ड्यूरिंग द ईयर। उस लोन दिया 2017 में। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, एक्वायर करने के लिए तो बेटा आपको पता है 2 लाख तक हम उसको अलाउ कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में, क्योंकि हम इसी साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाज 1,20,000। ठीक है 1,20,000 उसने इंटरेस्ट पे किया। तो कंप्यूट द प्रीमियम इनकम। अब 1,20,000 का उसने, यहां पे लिख लेते हैं इसको भी, इंटरेस्ट कितना पे किया उसने 1,20,000। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो बेटा इंटरेस्ट को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो 1 लाख का अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40,000 रुपए, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 80,000 रुपए। बस हो गया। अब ये हमने पूरा नोट डाउन कर लिया, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, पूरा हमने नोट डाउन कर लिया। अब आपको पता है बेटा एक हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। ठीक है, और हाँ जी, तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी। और आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो सीधा हम पहले हम निकलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू लेट, इसका तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू के बाद फेयर रेंट की बात करते हैं। फेयर रेंट कितना है 90,000। ठीक है, फेयर रेंट के बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट की। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,10,000। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या लेने, हायर अमाउंट कितना 1 लाख, उस 1 लाख को कहां तक रिस्ट्रिक्ट करना है 1,10,000, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 1 लाख रुपीज। तो मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में समझा दिया है, अगर आपको फिर भी वहां पे नहीं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट इतना। एक्चुअल में रेंट कितना है बेटा, एक्चुअल में रेंट आया कितना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में रेंट है 8,000 पर मंथ। तो एक महीने का 8,000 है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। ठीक है 96,000 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। एक बार हम आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको एक्सटेंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीएवी की। जीएवी की बात करते हैं, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पे तो कितनी आएगी नील।
क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होती है, निल। और यहाँ पे इन दोनों में जो भी हायर रहेगी तो कितनी आ जाएगी, 1,00,000 रुपए। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलता, बट यहाँ पे मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस है कितना, 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी बेटा एनएवी। एनएवी यहाँ पे कितनी रहेगी, नील, और यहाँ पे कितनी रहेगी, 90,000। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद एनएवी हमारे पास आ चुका है। एनएवी के बाद हम बात करते हैं किसकी, एनएवी के बाद हम देखेंगे डिडक्शंस की। डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 24 है। तो पहला डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30% होता है, वो तो यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलता। यहाँ पे कितना मिलेगा, तो एनएवी का जो 90,000 का 30%, देखो बेटा 90,000 का 30%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 27,000 रुपए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ गया, 27,000 रुपए। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का तो दोनों में ही अलाउ होता है बेटा। तो इंटरेस्ट पहले का इंटरेस्ट कितना है, आप ऊपर जाके देखते हैं, एक में 80,000 है, एक में 40,000 है, और दोनों एक्विजिशन के लिए है। तो इसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन वाली लिमिट से तो कमी है, ये 40,000, ये 80,000 और ये 40,000 बेटा। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए क्या है कि माइनस करने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। यहाँ पे तो कितना है, 80,000 नेगेटिव में। यहाँ पे कितना है, 40 और 27 कितना हो जाएगा, अगर मैं सही हूं तो 67 और 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 23,000। ठीक है, हो गया ना, 23 प्लस 27 50 प्लस 40, हाँ यस, ये आ गया इनकम। यहाँ पे तो देखो इनकम आई है और यहाँ पे लॉस आई है, तो टोटल अगर देखा जाए तो लॉस आएगा, और जो लॉस है वो बेटा कितना आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000 में से 23,000 माइनस कर देंगे तो 20 गया तो 60, तो कितना आएगा, 57,000 रुपीज का लॉस हो गया इस पूरी प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, वो हम सेट ऑफ वाले चैप्टर में देखेंगे। बट इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 57,000 का इस व्यक्ति को लॉस हुआ है। तो कुल मिला के जो भी अगर हाउस प्रॉपर्टी आपको इनकम दे रखी है, जिसमें एक प्रॉपर्टी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो कोई नहीं, जैसे हम पहले की तरह करते हैं सेम वैसे ही करना है, बट उनके रेशियो के हिसाब से हमको डिवाइड कर देना है। तो जो भी रेशियो थे, रेशियो कितना बेटा, 2/3 और 1/3, तो देखा जाए तो 2:1 के रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, सब चीजों को 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने पर देखो हमारा जो एक्चुअल 3 लाख की जो म्युनिसिपल वैल्यू थी उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया तो 2 लाख और 1 लाख आ गया। इसी तरह 2,27,000 थी तो उसको 1,80,000 90,000, तो कितना हो गया, 2,27,000 ही तो हो गया ना, 2,70,000 हो गया ना। इसी तरह 3,30,000 है तो उसको भी 2 इक्वल हिस्सों में, नॉट इक्वल हिस्सों में 2:1 के रेशियो में इनको वी हैव टू डिवाइड इट। एंड देन इंटरेस्ट इनकम आल्सो विल बी डिवाइडेड इनटू 2:1। दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द जो सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी की वट एवर द रेशियो में हमें वी हैव टू डिवाइड इट। देन same thing we know in case of self occupied property then GAV and NAV will be nil and there will be no benefit of standard deduction, only the benefit of interest जो भी है वो हमें मिलेगा। और जबकि हमें पता है ये इंटरेस्ट एक्विजिशन के लिए है, तो एक्विजिशन में हम 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउ कर लेते हैं, किसमें, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो। जबकि लेट आउट प्रॉपर्टी में तो ऐसा कोई रूल भी नहीं है, कितना भी इनकम हो, 2 लाख हो, कितनी भी हो, वो पूरा का पूरा अलाउ होता है। तो यहाँ पे तो हमने उसको डिवाइड किया था, तो ये तो होता 40,000 और ये था 80,000। तो यहाँ पे तो देखो पहली प्रॉपर्टी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड थी उससे तो हमें लॉस आया है, और जो लेट आउट प्रॉपर्टी थी उससे हमें प्रॉफिट आया, और वो कितना, 23,000। लॉस कितने का, 80,000 का। तो टोटल अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 57,000। दैट इज द लॉस। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर, और इससे हम टैक्स का पता चलेगा कि हमें इसमें टैक्स देना भी है कि या फिर लॉस होना है, या फिर हम इसको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप पढ़ाई में ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।